आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये क्या चीज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में स्पोर्ट्स डे है और आप रेस में पार्ट ले रहे हैं, तो आपको मालूम है कि रेसिंग ट्रैक बना हुआ है। ये जो एक स्टार्टिंग लाइन है उसके पहले आपको खड़ा होना है, गेट सेट गो बोलते ही इस ट्रैक पे आपको दौड़ना है और जो आगे रिबन लगा हुआ है उसको तोड़ना है। सो ये हो गया हमारा एक रूल जो हमने रेसिंग ट्रैक पे फॉलो करना है। इसी तरीके से हर चीज के लिए कुछ ब्रॉड आउटलाइन होती है, कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं जो वेल नोन होते हैं, सबको पता है उसके बारे में। जो भी उस काम में करना चाह रहा है, मतलब जो भी उसका इन्फॉर्म्ड यूजर है, उसको मालूम है कि उसको क्या काम करना है। इसी तरीके से जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो उसके भी नीचे जो बेसिक ब्रॉड आउटलाइंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर हमें वो नहीं पता होंगे तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो ये इसलिए भी फॉलो करना जरूरी होता है ताकि आपका काम किसी और के काम से कंपेयर हो सके। नहीं तो बोले अरे हमने तो ये सोच के कर लिया, हमने सोचा ऐसा ठीक रहेगा, तो भैया ऐसा नहीं चलता है। कुछ रूल्स हैं, वो नियम है, वो आपको फॉलो करने हैं अगर आप अकाउंट्स बना रहे हैं तो आज की हमारी क्लास डेडिकेटेड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इन्हें कहा जाता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। मतलब एक ब्रॉड आउटलाइन जिसके अंदर आपके सारे अकाउंट्स बेस्ड हैं। ठीक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, डन, दे आर फ्लेक्सिबल। ओके, बिजनेस छोटा है कम लगेंगे, बड़ा है तो ज्यादा लगेंगे, और आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, ये जनरली एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि पहली चीज ये रेलेवेंट है, मतलब ये यूं ही नहीं बनाए गए, ये धीरे धीरे बहुत सारे हिट एंड ट्रायल के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद धीरे धीरे यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब इसमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है। तीसरा, ये फीजिबल है, मतलब इनको अप्लाई करने के लिए कोई अनड्यू कॉस्ट आपको बेयर नहीं करनी पड़ती, ये सिर्फ आपके दिमाग में रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं। ये तीनों ही पैरामीटर्स, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिव, फीजिबिलिटी, थ्योरी के लिए इतना पोर्शन जरूर याद रखिएगा, एक ये वाला पोर्शन और एक ये तीनों नाम, इसके बेसिस पर इसे कहा जाता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो एज सच आपके सिलेबस में नहीं है पर कहीं कहीं आएंगे तो हम रेफर करते चलेंगे। ये मिल करके बनती है एक कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज। फाइनेंशियल लैंग्वेज मतलब अकाउंट्स की लैंग्वेज बनती है, जो आपको अकाउंट्स को देखना, सुनना और पढ़ना सिखाती है और समझना सिखाती है। और गैप में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्शंस एंड कन्वेंशंस। अब हम चलेंगे आगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ही ये दो पार्ट्स हैं, एक को कहते हैं कॉन्सेप्ट और एक को कहा जाता है कन्वेंशन। कुछ असम्पशंस होते हैं, ब्रॉड असम्पशंस होते हैं, जो पूरी चीज के को सराउंड करते हैं, पूरी चीज के बाहर में एक क्रिएशन करते हैं। वो उन असम्पशंस को कहा जाता है कॉन्सेप्ट। आगे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। और कन्वेंशंस क्या होते हैं? धीरे धीरे काम करते करते जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं और वो आपकी चीज का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कन्वेंशन। तो कन्वेंशन को बेसिकली हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं और कॉन्सेप्ट्स को हम असम्पशन कहते हैं, जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आउटलाइन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनका डिटेल और कन्वेंशंस क्या है उनका डिटेल। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। और 11 कन्वेंशंस हैं। ठीक, अब हम एक एक करके पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और कन्वेंशंस पढ़ेंगे। स्टोरी की तरह सुनिएगा, आपको वाकई मजा आएगा। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। Now this concept assumes that the business entity will continue to operate for a long time. Going concern इसका मतलब है चलते जाना है, राही चलते जाना है, मतलब रुकना नहीं है। So the business continue to operate for a long time in future. तो ये एक बेसिक प्रिजम्पशन है। हमने बात किया था कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, असम्पशंस होते हैं। तो अकाउंटिंग ये अज्यूम करती है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, अनलेस देयर इज गुड एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी। अगर कुछ कहा नहीं जा रहा है तो बिजनेस आपका लंबे समय तक चलेगा, ये एक असम्पशन है। पॉइंट नंबर 2, देयर इज नीदर द इंटेंशन नॉट द नेसेसिटी टू लिक्विडेट द पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर इन प्रेडिक्टेबल फ्यूचर। मतलब कोई इंटेंशन नहीं है आपको इसको समेटने का, इसको बंद करने का। तीसरी चीज, व्हाइल वैल्यूइंग द एसेट्स वन नीड नॉट कंसीडर द फोर्स्ड सेल वैल्यू फॉर देम। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने चीज को चलाते जाना है, मान लीजिए आपके पास एक सोने का सिक्का है, ओके,
आज मार्केट रेट सोने का कुछ है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। आप हर दिन मार्केट रेट तो देखेंगे, बट यू आर नॉट फोर्स्ड टू सेल ऑफ दैट कॉइन। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है, कि जो आप रोज देख रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, आप बस देख रहे हैं उसको, बट यू आर नॉट सपोज टू कंसीडर देम एनीवेयर। ओके, जब तक कि कोई मेजर रीजन ना हो। तो यही सेम चीज अप्लाई करती है हमारे बिजनेस के लिए। जितने भी आपके पास एसेट्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, जो कुछ भी है, आप उनको जब वैल्यू करते हैं तो आप उनको उनकी कॉस्ट पर ही वैल्यू करते हैं। आज मार्केट रेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर जब आपको बेचना ही नहीं है तो आप रोज रोज कहे देखोगे कि आज क्या भाव चल रहा है और क्या भाव नहीं चल रहा है, क्या है। तो ये हो गया हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे, दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। The concept of consistency requires that accounting practices should remain unchanged from one period to another. ठीक, इसके बारे में अभी आप लोगों को ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि अब जैसे एक डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके होते हैं। एक को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरे को कहा जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब धीरे धीरे अभी आगे जाके पढ़ेंगे। दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होता है। दोनों के कैलकुलेशन से जो फिगर निकल के आती है, वो फिगर भी अलग निकल के आती है। एसेट वही है, परसेंटेज भी उतना ही है, लेकिन अगर मेथड आपने चेंज कर दिया तो फिगर अलग हो जाती है। तो अगर आपने ये सेट किया है कि एसएलएम फॉलो करेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, तो फिर आप उसी को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर नहीं सकते, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बट देन यू शुड हैव सम वैलिड रीजन टू चेंज इट। आज जैसे अगर मैं क्लास बोलूं कि आज क्लास है 4 to 5, कल मैं बोल दूं 5:30 से 6:30, उसके बाद परसों मैं फोन कर दूं कि सुबह 2 बजे, दोपहर में 2 बजे क्लास लगेगी, उसके अगले दिन बोल दूं ये 10 बजे लगेगी, तो यू विल गो क्रेजी। कि भाई आप सेट करिए क्या करना है, लेट्स बी कंसिस्टेंट ऑन दैट। जरूरत के हिसाब से आगे पीछे करना है, then that's okay and that's acceptable also, and that is the flexibility and anyone would need। लेकिन ये नहीं कि आप हर बार एक नया टाइम डाल दीजिए। तो ये होता है कंसिस्टेंसी, कि जो कर रहे हैं उसको कीप इट रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। व्हेन यू से पीरियड, वन पीरियड टू अनदर का मतलब क्या हुआ, एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरा फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि जैसे डेप्रिसिएशन है वो ईयर एंड पे लगाया जाता है, तो ईयर एंड का मतलब क्या हुआ कि साल में एक ही बार लगेगा। तो इसलिए वो एक इस साल कुछ और लगा रहे हैं, अगले साल कुछ और लगा रहे हैं, उसके अगले कुछ और लगा रहे हैं, तो क्या होगा, आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे अपने डेटा को, ना आप कंप्लीट कर पाएंगे अपने काम को। दूसरा चीज क्या होती है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि बताइए इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। इफ द स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, ये एक, इसके बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, देन इट शुड बी अप्लाइड इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर। नाउ these principles does not forbid introduction of improved accounting techniques। का मतलब है for some good reason, some technological reason आप इनको चेंज करना चाहते हैं, then you are not forbidden, आप कर सकते हैं आराम से, लेकिन उसके पीछे वही कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठाया और बदल दिया, उठाया फिर वापस अगर मन नहीं लग रहा है यार, तो ये फिर से वही, अरे नहीं ऐसे नहीं हो सकता भैया जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Now, however, this ये हो गया, the application of the principle of consistency is necessary for the purpose of comparison। तब मैंने अभी बताया आप लोगों को। तीसरा आता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये मुझे लाइन बहुत पसंद है, अभी जो लाइन आएगी ना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसीट ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव इट। मतलब इन दोनों को अलग अलग स्लॉट में खड़ा कर दिया। आपको पैसा मिल गया और आपको पैसा मिलने का अधिकार है, आपने दे दिया और आपको देना आपकी जिम्मेदारी है। ये दो अलग अलग बातें हो गई, ये चार इनफैक्ट अलग अलग बातें हो गई। जब आपको मिला तो जरूरी नहीं है कि आपका राइट क्रिएट हो चुका हो। इसका मतलब क्या हुआ, एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। और जब आपने दिया तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी क्रिएट हो चुकी हो। इसका मतलब है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, ये लेकर के आता है पिक्चर में वर्ड्स लाइक आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये सारे वर्ड्स अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से आते। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये पॉइंट ये कहता है कि नेट इनकम जो आपकी ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल को बदल रही है, जरूरी नहीं है कि सेम बदलाव आपकी कैश पोजीशन में आए। इसका मतलब इनकम आपकी बढ़ गई, नेट इनकम की हम बात करते हैं तो हम रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों की बात करते हैं। तो अगर आपका रेवेन्यू बढ़ गया, मान लीजिए अक्रूड इनकम करके, तो रेवेन्यू तो बढ़ गया, कैपिटल में ऐड हो गया, लेकिन कैश पोजीशन पे चेंज नहीं आया।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपकी नेट इनकम कम हो गई, ओनर्स इक्विटी अफेक्टेड हो गया, लेकिन कैश पोजीशन में चेंज नहीं आया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश पोजीशन में चेंज किया, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरीके से अक्रूवल का मतलब क्या होता है कि ये चार जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं, इन चारों को इनकॉर्पोरेट करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो कैश अकाउंटिंग और अक्रूवल अकाउंटिंग, ये दो तरीके की अकाउंटिंग होती है, ये भी हमें मालूम है। इट हेल्प्स इन प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ इनकम। इसका पर्पस क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए 2 4 5 साल तक आपके पास पैसा नहीं था, आपने सैलरी नहीं पे की, तो 5वें साल आपके पास पैसा आया, आपने कमाने भी लगे और 5 साल की इकट्ठा सैलरी आपने किसी को पे करी, तो जो उस साल प्रॉफिट था वो फिर जीरो इन हो गया। क्यों? क्योंकि इतने सारे आपने पुराने खर्चे उसमें बुक कर दिए, क्योंकि आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अक्रूवल पे कर रहे होते तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके आप हर साल डेबिट में डालते जाइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके अपना बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी बुक करते चले जाइए, और वो एक्सपेंसेस आप अभी पे कर रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे इंपैक्ट नहीं आएगा और आपकी मेजरमेंट ऑफ इनकम एकदम करेक्ट रहेगी। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम। सबसे पहले हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और तीसरा हमने पढ़ा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब इनको भूलिएगा नहीं, दिमाग में रखिएगा। अब हम चलेंगे आगे प्रिंसिपल्स ऑब्लिक कन्वेंशंस पढ़ने पे। कन्वेंशंस को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। पहला हो गया हमारा सेपरेट बिजनेस एंटिटी। बहुत अच्छे से जानते हैं हम ये क्या चीज है। डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर। बिजनेस अलग चीज है, ओनर अलग चीज है। All the books of accounts record day-to-day financial transactions from the viewpoint of the business rather than that of the owner. तो ओनर से हमें कोई मतलब नहीं, ओनर ने कैपिटल लगा दिया और बस उसके बाद में उस कैपिटल को भी हमने लायबिलिटी की तरह से ट्रीट कर लिया, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीजें हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, इसमें कुछ नहीं करना है। क्यों हम ऐसा करते हैं? सो दैट यू कैन असेस द एक्चुअल एंड रियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। घर में आपने किसी को कुछ निकाल के दे दिया, आप कुछ डाल दिया, कुछ निकाल दिया, तो कैसे पता चलेगा कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है? इसलिए सेपरेट बिजनेस एंटिटी एक कन्वेंशन है जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने पहली क्लास पे, जब हमारा क्लास 11 का सिलेबस हमने शुरू किया था, पहली बात यही बताई थी कि एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी अकाउंटेड फॉर। इसका मतलब जो चीज पैसे में नहीं तोली जा सकती वो चीज आपकी अकाउंट्स में नहीं आएगी। इस कॉन्सेप्ट के दो सिवियर लिमिटेशंस हैं। पहला, चाहे फैक्ट कितना भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं वैल्यू कर सकते तो वो अकाउंट्स में नहीं आएगा। जैसे आपकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन गिर गया, सेल गिर गई, ये दोनों फिगर्स आपके अकाउंटेंसी में दिखाई देंगी। प्रोडक्शन भी कम हो गया, सेल कम हो गई, रिलेटेड एक्सपेंसेस कम हो गए, वो चीज दिखाई दे रही है, आपका प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन उसके पीछे रीजन था कि आपकी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। हड़ताल होने की कोई भी वजह रही हो, लेकिन वो रीजन अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स केवल मनी मेजरमेंट की बात करता है। ये सिर्फ लिमिटेशंस है, इसका कोई इम्पैक्ट हमें नहीं लेना है, क्योंकि जब अकाउंट्स आप पढ़ रहे हैं तो आप अकाउंट्स की बात करेंगे, और जब नोट्स लिखे जाते हैं साथ में काफी डिटेलिंग जाती है, उसमें ये सारी चीजें जाती हैं। सो डू नॉट थिंक कि ऐसा नहीं तो अब क्या होगा, ऐसा तो गलत हो गया अकाउंट्स में ना। जो पढ़ रहे हैं बस उतने की बात करेंगे, ठीक है? तो इसलिए एक तो ये हो गया लिमिटेशन। दूसरा इसके साथ में क्या चीज आती है कि इसी का एक एग्जांपल और भी है कि जनरल हेल्थ कंडीशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंपनी का मालिक है, जो एमडी है, चेयरमैन है, उनकी तबीयत खराब है, उनकी अगर हेल्थ कंडीशन खराब है तो उसकी वजह से कि बाकी चीजों का काम में भी असर पड़ रहा है। अब काम में असर पड़ना है, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो सारी चीजें तो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन उसके पीछे का जो कोर रीजन था वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा अकाउंट्स में। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है? मनी, इट इम्प्लाइज कि मनी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है ईयर आफ्टर ईयर। मतलब आज के पैसे का वैल्यू और अब से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले जो रुपए का वैल्यू था वो एक बराबर है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने मशीनरी एक बार लिख दी 10,000 की, तो वो 10,000 की मशीनरी मान ली गई। उसके बाद अगर पैसे में कोई गिरावट आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट है, उसका कोई इम्पैक्ट कहीं नहीं लिया जाता। कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछेगा, वो बताएंगे हमारे यहाँ तो, हमारे जमाने में तो 8 आना मतलब 50 पैसा, हाफ ऑफ अ रुपी, उसमें 1 किलो देसी घी मिलता था। हाफ ऑफ अ रुपी में उस जमाने में देसी घी मिलता था 1 किलो। आज की डेट में 500 रुपए से ज्यादा लगता है 1 किलो देसी घी के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारे अकाउंट्स के हिसाब से मनी हैज अ स्टेबल वैल्यू, इसलिए हम इस डिफरेंस को कहीं पर भी अपनी बुक्स में नहीं लेके आते हैं। इसमें बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। अ पीस ऑफ लैंड परचेज्ड इन 1990 फॉर 2 लाख।
ठीक है, उस समय पैसे का वैल्यू बहुत अच्छा था, तो इसलिए उस समय 2 लाख रुपए में आपको एक अच्छा प्लॉट मिला होगा जमीन का। एंड अनदर ब्रॉट फॉर द सेम अमाउंट इन 1998। तब 98 में जो जमीन आपने खरीदी वो उससे बहुत छोटा प्लॉट रहा होगा। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू बहुत गिर गई, महंगाई बहुत बढ़ गई। लेकिन आपकी बुक्स में क्या दिखाई देगा? लैंड 4 लाख रुपीज। कितना पीछे कितना बड़ा लैंड है, मॉनेटरी वैल्यू कितनी प्लस माइनस हुई है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर इग्नोर हो जाता है। पर ठीक है, ये हमारे लिए तो आगे बढ़ने का एक रास्ता है। मनी मेजरमेंट में हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट आया अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड में क्या चीज आएगी? अकाउंटिंग पीरियड, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट the life of the business should be divided into appropriate segments for studying the financial results. अभी क्या था, हमने क्या ऊपर पढ़ा था? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। कॉन्सेप्ट्स का दूसरा नाम कन्वेंशंस का अलग हो गए। कॉन्सेप्ट्स को हम क्या बोलते हैं? असम्पशंस भी बोलते हैं। पहला हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न, उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था कंसिस्टेंसी, और तीसरा हमने पढ़ा था अक्रूवल। राइट, याद है ना? हाँ, तो अब उसमें हमने पढ़ा था कि चलती जा रहा है, जीवन चलता जा रहा है, बिजनेस को रुकना नहीं है, इट विल कंटिन्यू। लेकिन अब जैसे आपका स्कूल में एडमिशन होता है, आप नर्सरी में स्कूल में एंटर करते हैं और उस समय आपकी एज होती है 3+। ओके, और आप जब स्कूल से निकल के आते हैं बाहर तो उस समय आपकी एज होती है 18+। और आप कितने साल स्कूल में रहे? 2-3 साल इनिशियल नर्सरी वाले और उसके बाद 12 साल क्लास 12th वाले। तो टोटल मिला के हमारी स्कूल लाइफ लिटरली 15 ईयर्स की होती है। 15 ईयर्स में हमारे पास 15 ब्रेक्स आते हैं। हर क्लास के बाद में एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसके बाद हमको दूसरी क्लास में परमिशन मिलती है, फिर उसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं, फिर तीसरी क्लास में करते 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 हमारे पास 15 रिपोर्ट कार्ड इकट्ठे हो जाते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट चलता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड में कि बिजनेस तो एंडलेस है, शुरू हुआ है चलता जाएगा, लेकिन एक अप्रोप्रिएट सेगमेंट पे उसको क्लोज करना और उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, उसकी परफॉर्मेंस को स्टडी करना, जिस तरीके से हमें स्कूल से रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं। ईयर इज द मोस्ट कॉमन इंटरवल ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेलिंग प्रैक्टिस, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। ये सेगमेंट कितना भी बड़ा हो सकता है, हर 2 महीने में, 6 महीने में, 4 साल में, जो आप चाहें वो सेट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आपको क्लोजर डालना भी है, आपको अकाउंटिंग पीरियड फिक्स करना है। गवर्नमेंट के लॉज भी बने हुए हैं, उन्होंने हर बार 31 मार्च को क्लोजर डाला है और 1 अप्रैल से नया साल शुरू किया है। आप क्यों 2-2 काम करिएगा कि पर्सनल में कुछ और रख रहे हैं, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ और रख रहे हैं? तो ये एक स्टैंडिंग पोजीशन हो गया, स्टैंड स्टिल हो गया कि 1 अप्रैल टिल 31 मार्च इज दी अकाउंटिंग पीरियड। इससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि सबका एक साथ बंद होता है, सबका एक साथ नया साल शुरू होता है, तो आपको आपस में डेटा कंपेयर करने में भी आसानी रहती है, क्योंकि आपका बेसिक जो टेन्योर है वो सेम है सबके लिए। ये है अकाउंटिंग पीरियड। नाउ दिस कॉन्सेप्ट पोजेस डिफिकल्टी फॉर द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉस्ट। ये लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या हो गई? जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने कोई कॉस्ट एक्सपेंस इनकर किया, उसका बेनिफिट आपको आगे बहुत सालों तक मिलना है, तो अब उसको किस साल बुक किया जाए? तो अगर आपको लगता है भाई 5 साल तक आपको मिलना है उसका बेनिफिट, तो आप उस कॉस्ट को भी 5 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं और धीरे धीरे उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते चले जाते हैं। So that is accounting period. Now all the revenues and all the costs relating to the year in operation have to be taken into account while matching the earnings and the cost of those earnings for any accounting period. अब क्या मतलब हो गया? अकाउंटिंग पीरियड जब आपने फिक्स कर दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो उस पीरियड में जितनी आपको इनकम हो रही है, उस इनकम से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं वो आप उसी पीरियड में बुक करेंगे, चाहे आपने पेमेंट करी है या नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो आउटस्टैंडिंग करके बुक करेंगे, और इनकम अगर आपको रिसीव नहीं हुई है तो अक्रूड करके उसको एसेट्स में लेंगे। कुछ भी करेंगे, लेकिन जब आप 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो आपकी जो डेटा होना चाहिए दैट शुड बी ट्रू, जेन्युइन एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। हो गया अकाउंटिंग पीरियड। अब नेक्स्ट आता है हमारा फुल डिस्क्लोजर। Full disclosure. This requires that all material and significant information should be disclosed. And disclosure of material information will ensure better understanding. तो इसका मतलब जो चीजें मटेरियल हैं, अब मटेरियलिटी क्या होती है वो हम अभी अगले उसमें पढ़ेंगे, प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। तो पूरी चीज को, जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो अकाउंट्स में कहीं ना कहीं आपकी डिस्क्लोज होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर। अब आते हैं नेक्स्ट मटेरियलिटी पे।
Materiality concept states that the item of small significance need not be given strict treatment. आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे, आपकी स्टॉक टेकिंग हो गई, आपने पूरा क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, इतने में आपका जो अकाउंटेंट था या कह लीजिए स्टोर कीपर था वो आया दौड़ता हुआ, साहब कील होते ना, नेल, कील की 100 डब्बी नहीं मिल रही है, कील की 100 डब्बी नहीं मिल रही है सर। कील की एक डब्बी की कीमत कितनी है? 10 रुपए। 100 डब्बी की कीमत कितनी हो गई? 1000 रुपए। आपकी कंपनी का, आपकी फैक्ट्री का टर्नओवर कितना है? 2 करोड़ रुपए। जहां आप 2 करोड़ के डाटा पे बात कर रहे हैं, वहां वो 1000 रुपए की कील की डब्बी इममटीरियल हो जाती है। तो इममटीरियल चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। It is necessary to disclose all material information to make the financial statements clear and understandable. और जो इममटीरियल चीजें हैं, अरे छोड़ो यार, हटाओ, 1000 रुपए की डब्बी डालो, खर्चे में डाल के खत्म करो उसको, ठीक है ना, हटाओ उसको, इसके लिए कोई बैलेंस शीट थोड़ा रोकी जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो आइटम एक के लिए मटीरियल है, हो सकता है वो दूसरे के लिए इममटीरियल हो। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव इशू आ जाता है कि व्हाट इज मटीरियलिटी। बट देन ओके, हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि चीज अगर मटीरियल है आपकी नजर में तो वो बुक्स में आनी चाहिए, इममटीरियल है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। ओके, इसमें एक एग्जाम्पल है, अब हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? एन ऑर्डिनरी कैलकुलेटर कॉस्टिंग 100 रुपीज में लास्ट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, एक कैलकुलेटर आपने खरीदा, मैं जो कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ मैंने शायद अब से 15 साल पहले खरीदा होगा, ठीक है, 150 रुपए का आया था। अब तो अगर मैं इतना लंबा उस एसेट को आप चला सकते हैं, इसका मतलब वो एक फिक्स्ड एसेट बन गया, इसका मतलब उसको आपको अपने एसेट्स में ले जाना चाहिए और उसके ऊपर आपको एक प्रिस्क्राइब्ड रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करिएगा तो इस तरीके की तो कितनी सारी चीजें निकल आएंगी आपके पास में। तो बट दीज आर इममटीरियल, क्योंकि ये बहुत ही छोटी फिगर है। अगर 100 रुपए के कैलकुलेटर पे 10% डेप्रिसिएशन भी आप लगाते हैं तो आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन 10 रुपए बनता है। वो 10 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपने एक जर्नल खोला, लेजर खोला, फिर ट्रायल में एंट्री डाली, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में आई, आपने एक रिकॉर्ड बुक मेंटेन करी। तो इतनी सारी चीजें उस इतनी एक छोटी सी इममटीरियल फिगर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए चाहे उसका यूज मल्टीपल ईयर्स तक चलेगा, उसके बावजूद भी हम उसको पहले ही साल में रेवेन्यू एक्सपेंस मान करके एक्सपेंसेस में डाल करके हम अपना काम खत्म कर देंगे और उसको हर साल 10 रुपए वाले डिप्रिसिएशन से अपने आप को बचा लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म। ओके, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स द अकाउंटेंट्स मस्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ while recording business transactions and events। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। So here comes, anticipate no profit but provide for all possible losses। ये क्लॉज इतना डरा देगा आपको कि थोड़ी देर में आपको लगेगा भाई साहब बही खाते बनाने की जरूरत ही क्या है। कोई प्रॉफिट एंटिसिपेट मत करिए। अगर आपको ऑर्डर भी मिल गया है सेल का कि ये माल बना दीजिए, ये हम ले जाएंगे, मतलब ये आपको ऑर्डर मिल गया है, लेकिन अगर वो सेल 31 मार्च तक अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो वो ऑर्डर के बेसिस पर आप अपना रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर जो भी आप सेल कर चुके हैं और एक मार्केट इंडस्ट्री नॉर्म ये कहता है कि 2-4-5% पैसा जो है इसमें से डूबेगा ही डूबेगा, आपका डूबे या न डूबे, लेकिन एज अ पॉसिबल लॉस उस चीज को आप अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर कर लेंगे। मतलब जहां आपको रेवेन्यू आने का एक पॉसिबिलिटी है उसको आप इग्नोर कर देंगे कि ना जब आएगा तब बात करेंगे, और जहां आपको लॉस आने की पॉसिबिलिटी है उसको आप तुरंत अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर कर लेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो, ताकि मेरी पोजीशन ट्रू एंड फेयर आए। तो वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने के चक्कर में हम बहुत सारे प्रॉफिट्स को इग्नोर कर देते हैं जो हुए नहीं है। अगर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आएंगे ही, लेकिन बहुत सारे जो लॉसेस नहीं हुए हैं उनको हम अकाउंट फॉर कर लेते हैं। This is called law of conservatism. The principle of conservatism may also invite criticism, as over conservatism may result in misrepresentation. ठीक है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा लॉसेस को एंटिसिपेट कर करके भर लिया कि हमारी जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी थी उसके अगेंस्ट में हमने कई ऐसे लॉसेस खड़े कर लिए जो कि एक्चुअल में अभी तक हुए ही नहीं है। होंगे या नहीं होंगे मालूम नहीं, लेकिन हमारा जो ये कंजर्वेटिज्म है वो यही कहता है। अब इसके आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। क्लोजिंग स्टॉक जो भी आप बुक्स में वैल्यू कर रहे हैं इज टू बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। मतलब आपके पास में अगर वो 100 रुपए की आइटम है और मार्केट में अगर आज वो 90 रुपए की है तो वो कहते हैं कि भैया मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस से करिए,
अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको 90 रुपए पे बिकेगी, तो इसलिए आप बेचने नहीं जा रहे हैं, आप क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हैं। मगर कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विचएवर इज लेस पे लीजिए। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट में वो मार्केट में अगर 190 रुपए की है तो खुश मत होइए, क्योंकि तब आपको विचएवर इज लेस 100 रुपए पर ही उसको बुक करना है। सो दैट इज इट। मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। ये क्या चीज होती है, थोड़ा सा हिंट आप लोगों को दूंगी। आपने माल बेचा, उधार पे बेचा, आपके डेटर्स क्रिएट हो गए, मान लीजिए 100 रुपए के, और आपको ये प्रोविजन मार्केट जो आपका जिस मार्केट में आप बैठे हुए इन जनरल ये है कि 2-4-5% तो पैसा डूबता ही डूबता है। तो आप बिना डुबोए, अभी आपका डूबा नहीं है, लेकिन आप वहीं से अपने जो डेटर है 100 रुपए के उस पर 5% माइनस करके, यानी 5 रुपीज माइनस करके 95 रुपीज के डेटर्स लिखेंगे। आप पहले ही ये प्रिज्यूम कर लेंगे अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेटेड लॉसेस टू बी टेकन इनटू सीन, कि आपका 5% पैसा तो डूब ही गया। तो आप उसको पहले ही उठा करके बैड डेट्स मान करके अपने एक्सपेंसेस, अपने पीएल के डेबिट साइड में यानी एक्सपेंसेस में उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तीसरा आते हैं अडॉप्टिंग WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एज अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। ये डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स होते हैं। अभी हम इसको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो ये पॉइंट दे करके पूछेंगे कि ये कौन से वाले प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, फॉर दैट रीजन यू शुड नो कि ये क्या है। डेप्रिसिएशन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है WDV। आपके अभी समझने भर के लिए इतना काफी है कि जब हम WDV से लगाते हैं तो हम ज्यादा डेप्रिसिएशन शुरू के सालों में लगाते हैं। स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट सिंपल तरीके से चलता है, लेकिन WDV में शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन और बाद में कम। तो जैसा कि कंजर्वेटिज्म अप्रोच ही यही कह रहा है, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, तो इसका होता ये है कि अपने पीएल अकाउंट को बर्डन अप कर दो सारे एक्सपेंसेस डाल करके। तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू में क्योंकि ज्यादा डेप्रिसिएशन है, इसलिए रिटर्न डाउन वैल्यू यूज करना चाहिए। ये है कंजर्वेटिज्म। चौथा, नॉट प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बट प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्रेडिटर से अगर क्रेडिटर कौन हुआ, जिससे आपने माल खरीदा है, जिसको आपने पैसा देना है, क्रेडिटर से अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो वो आपके लिए रेवेन्यू है, तो वो मत बुक करो। लेकिन अगर डेटर को आपको डिस्काउंट देना है, दे दिया है अगर या ले लिया है तो बुक्स में आ ही जाएगा। लेकिन अगर देना है या लेना है वाली सिचुएशन है, तो अगर आपको मिलना है, डिस्काउंट रिसीव्ड होना है, तो वो मत बुक करो। लेकिन अगर डिस्काउंट अलाउड होना है इन फ्यूचर, तो उसको आप अभी से ही अपनी बुक्स में एंट्री डाल लो, मतलब उसको लॉस की तरह रिकॉर्ड कर लो। ये है कंजर्वेटिज्म। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। आगे कौन सा आता है, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें क्या है अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरीली एंटर्ड ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट द प्राइस पेड टू अक्वायर इट। मतलब कि कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे वो चीज आपने खरीदी है उसी कॉस्ट पे वो चीज की एंट्री आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी। जैसे अभी ऊपर हमने पहले मनी मेजरमेंट में बात किया था, तो उसमें वो जो लैंड खरीदने वाला पॉइंट था वो इसी पॉइंट को रिलेट करता है कि जब भी आप जमीन खरीदे, आपने वो 2 लाख रुपए की डाल ली, क्या उसका वैल्यूएशन चेंज हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सो दे आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस, ऑल्सो कॉल्ड द बुक वैल्यू। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि बैलेंस शीट को जब हम इसी पर्पज से बनाते हैं तो वो बहुत मिसलीडिंग हो जाता है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि जो एसेट आपकी बुक्स में है, एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है एक बिजनेस की। तो जो एसेट्स उसमें है उनकी एक्चुअल वैल्यू ही कुछ और है और बुक्स में आप कुछ और दिखा रहे हैं। एक जमीन का टुकड़ा अगर मैंने सन 1940 में 1 लाख रुपए का खरीदा था, तो आज उस जमीन की कीमत कितनी हो गई, 1 करोड़ रुपए हो गई। ओके, तो लेकिन मेरी बुक्स में वो जमीन, क्योंकि मेरे को परमिशन ही नहीं है उसको रीवैल्यू करने का, इसलिए मेरी बुक्स में वो जमीन 1 लाख की ही दिखेगी। जबकि अगर मैं उसको मार्केट वैल्यू पे बेसिस करूं तो आज की मेरी केवल एक एसेट यानी एक लैंड की ही वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। तो सोचो मेरी अपनी पर्सनल वर्थ में कितना फर्क पड़ गया। लेकिन हमारी ये लिमिटेशन है कि हमको अपने एसेट्स को कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, 2 नाम है इसके, उसी पर हमको इसको बेस करना होता है और यही इसके प्रिंसिपल का नाम भी है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ अ बिजनेस बाइज अ प्लांट 5 लाख फॉर रुपीज 5 लाख, द एसेट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक एज 5 लाख ओनली, चाहे उसका मार्केट वैल्यू 6 लाख हो चुका हो। तो मैंने तो आपको 1 लाख से 1 करोड़ की बात बता दी, ये तो सिर्फ 5 और 6 का एग्जाम्पल है। तो दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कि जिस कीमत पे खरीदा गया है उसी कीमत पे आपकी बुक्स में वो डाटा दिखाया जाएगा। आगे चलते हैं हम मैचिंग प्रिंसिपल पे। ठीक है जी, मैचिंग, राइट। मैचिंग प्रिंसिपल ये क्या कहता है
दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मैचिंग प्रिंसिपल में क्या है, बेस बनेगा आपका रेवेन्यू, कि जितना रेवेन्यू आपने अर्न किया है, मतलब जितना आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं इस साल, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपने अपनी बुक्स में डाल लिए हैं या नहीं डाल लिए। दिस इज कॉल्ड द मैचिंग प्रिंसिपल, that your revenues and your expenses should match. Match does not mean that they should be equal. Obviously, that's a very stupid statement. How can they be equal? लेकिन जिन जिन एस्पेक्ट्स का एक्सपेंस डलना चाहिए वहां तक के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपने अपने अकाउंट्स में डाल लिए हैं या नहीं डाल लिए। जैसे अगर आप रेवेन्यू ले रहे हैं, सेल फिगर ले रहे हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की सेल आपने ली है अपने अकाउंट्स में, तो इतने से इतने पीरियड तक में जो भी खर्चे हुए हैं बिजनेस रिलेटेड वो भी सारे आने चाहिए। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपने मार्च की सैलरी, मार्च का रेंट, मार्च का इंटरेस्ट ऑन लोन अभी ये पेमेंट नहीं किया है, मगर क्योंकि जो सेल्स आप पर पिक कर रहे हैं उसके अगेंस्ट के ही ये खर्चे हैं, तो ये भी आपको आउटस्टैंडिंग करके अपने एक्सपेंसेस में बुक करना है और लायबिलिटी में आउटस्टैंड कर दीजिए। तो वी मैच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू डिराइव इनकम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो रेवेन्यू आपने अर्न किया और जितने एक्सपेंसेस को रिलेट किए आपने उसके साथ, उसके बेसिस पे आपकी इनकम निकल आई। Income made by the enterprise during a period can be measured only when the revenue earned is compared with the expenditure earned for earning that revenue. तो इसका मतलब बेस हमारे लिए क्या होता है, रेवेन्यू, और उस रेवेन्यू से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंडिचर अर्न है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड है फॉर अर्निंग दैट रेवेन्यू, वो निकाला जाता है। उसके बाद हम निकाल पाते हैं अपना इनकम। इसे कहा जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं, वो देखते हैं क्या है। ठीक है। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द अर्निंग ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। एक्सपेंसेस क्या है, कॉस्ट है, और कॉस्ट कौन सी, जो आपने रेवेन्यू अर्न किया उसके अगेंस्ट में। कॉस्ट इनकर्ड डू नॉट बिकम एक्सपेंसेस until the goods or services in question are exchanged। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने कोई माल खरीदा, आपने उसमें कॉस्ट इनकर किया, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, अगर वो माल आपने बेच दिया तब तो आप इस चीज को आगे लेके चलेंगे। अभी आप लोग क्लोजिंग स्टॉक कॉन्सेप्ट से बहुत अवेयर नहीं है, इसलिए ये पॉइंट अभी बहुत समझ में नहीं आएगा। बट देन आपने माल खरीदा, मान लीजिए 1000 रुपए का, इसमें से 500 का माल आपने बेच दिया और 500 का माल आपके पास बच गया। ये जो बच गया ये कॉस्ट है, लेकिन एक्सपेंस नहीं बना। अभी हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 की। ये अपने आप क्लोजिंग स्टॉक में हम इसको लिखेंगे और लिख करके हम इसको अलग एक ठिकाने रख देंगे। जो हम कॉस्ट की बात करेंगे वो केवल इन 500 रुपए की बात करेंगे जिसका हमने माल बेचा है। तो जब तक एक्सचेंज नहीं हो जाता तब तक कॉस्ट एक्सपेंस नहीं बनता। ये हो सकता है थ्योरी में ऐसी कई लाइन कभी पूछ ली जाए। कॉस्ट तो आपने इनकर करी है, लेकिन उसको एक्सपेंस तब माना जाएगा जब उससे रिलेटेड रेवेन्यू कंपोनेंट आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि आपने प्री पे कर दिया, आपने कॉस्ट इनकर कर दी, लेकिन वो एक्सपेंस में नहीं लिखा जाएगा जब तक आपका उसके अगेंस्ट का टाइम, उसका टेन्योर नहीं आ जाएगा, तब तक वो अलग बैलेंस शीट में एज एन एसेट वो खड़ा रहेगा। ऑन अकाउंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड, ये देखो आगे ना पॉइंट, मेड फॉर ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये जो भी हम बात कर रहे थे। बस ये हो गया, ये इसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा। अब चलते हैं हम डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल पे। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। The recognition of two aspects of every financial transaction is called a dual aspect analysis। शुरुआत जहां से हमने करी थी वहीं पे हम फिर पहुंच गए। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब है जो भी कुछ आपके यू ओन एंड यू ओ, यू ओन इज द एसेट, यू ओ इज द कैपिटल एंड लायबिलिटी, वॉट एवर यू ओन यू ओ। इस टाइप का स्टेटमेंट भी एक चलता है जो हमें इस डुअलिटी कॉन्सेप्ट पे लेकर के आता है। क्योंकि बिजनेस का अपना क्या है, कुछ भी नहीं है। जब बिजनेस आपने शुरू किया तो मालिक के पैसे से शुरू हुआ, तो जैसे ही मालिक का पैसा आया ओ शुरू हो गया, लायबिलिटी यानी कैपिटल आ गया। इसके बाद उस पैसे से चाहे आप नकद में रखे रहो, चाहे उससे सामान खरीदो, तो जितना भी चीज आपके बिजनेस के पास है, बिजनेस का अपना तो कुछ पैसा होता नहीं है,
तो इस तरीके से ये हो गया डुअलिटी कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल कॉन्सेप्ट, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, एवरी एसेट हैज अ कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ये सिस्टम चलता है. It follows from the dual aspect concept that at any point asset is equal to capital plus liability. ये हो गया. अब चलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन प्रिंसिपल पे. ये क्या चीज है भाई? चलो चलो चलो, ये पहुंच गया. ठीक है. Okay. Now this principle says that an exchange is needed to justify the realization of revenue. जैसे मैंने अभी बोला था ना कि ऑर्डर मिल गया है आपको और आपने उस पर माल बनाना शुरू कर दिया है और ये भी कंफर्म है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका कैंसिल नहीं होगा. लेकिन जब तक एक्सचेंज नहीं हुआ तब तक रेवेन्यू आप रियलाइज नहीं करेंगे. अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सेल इज मेड. और सेल कब मेड मानी जाती है? जब आपकी जो ओनरशिप है उन गुड्स में वो पास हो जाती है सामने वाले पे. ओनरशिप मतलब राइट्स. Sale is considered to be made at the point when the rights in goods passes to the buyer and he becomes legally liable to pay. चाहे माल आप ही की दुकान पे रखा है, लेकिन अगर उसने माल खरीद लिया है and he becomes liable to pay, तब आपकी वो सेल एग्जीक्यूटेड मानी जाएगी. ये है हमारा रियलाइजेशन प्रिंसिपल या रेवेन्यू रिकॉग्निशन. रेवेन्यू किस समय रिकॉग्नाइज करना है? This implies that revenue is generally realized when goods are delivered or services are rendered. अगर आपने कोई सर्विस रेंडर कर दी है तब आप you become eligible to book a revenue against it. ठीक है. The rationale is that delivery validates a claim against the customer. ये ठीक है कि अगर आपने माल किसी के घर भेज दिया है तो आप वहां पर उस समय उस स्टेज पर अपना सेल बुक कर सकते हैं. या अगर वो दुकान पे है और उसने कह दिया है और वो एक कम्युनिकेशन हो गया दैट राइट्स आपने ट्रांसफर कर दिए हैं गुड्स के, उस स्टेज में रेवेन्यू रिकॉग्निशन बुक किया जाता है. इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रिसाइसली द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी मैच्ड टू सच रेवेन्यू. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या हुआ कि आपको रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है वो, और एक बार रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया तो हम चले जाते हैं मैचिंग प्रिंसिपल पे कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है, अब इसके साथ के एक्सपेंसेस मैच कराओ भैया. ठीक है ना, पैंट खरीद ली, अब इसके साथ की शर्ट खरीदो. तो ये हो गया. तो वहां पर क्या था कि हमने रेवेन्यू को बेस बनाया कि जितना रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट के एक्सपेंसेस लेके आओ. यहाँ पर हम रेवेन्यू के ही पीछे पड़ गए कि रेवेन्यू कितना है पहले वो बताओ, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है, कहाँ कहाँ से करना है. ये हो गया. इसके बाद हम मैचिंग प्रिंसिपल पे चले गए कि भैया इतना हो गया, अब इसके बदले के एक्सपेंसेस लाके दो हमको. नाउ एक्सेप्शन टू दिस बेसिक रूल, in case of long run construction contracts, revenue is often recognized on the basis of partial completion. मान लीजिए एक कोई अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कोई टाउनशिप कुछ बन रही है, उसको बनने में 5-6 साल लगेंगे. अब 5-6 साल उसको बनने में लगेंगे तो 5-6 साल तक तो सिर्फ लॉसेस ही आएंगे. क्यों? क्योंकि रेवेन्यू तो तब आएगा जब वो माल ट्रांसफर होगा, जब मालिक उसमें आदमी रहने आएगा, जब उसकी चाबी आप उसके घर की उसको दे दोगे, तब उसके बाद क्योंकि पैसा तो वो आपको एडवांस में दे रहा है. कोई भी अगर आप लोगों ने किसी ने फ्लैट्स वगैरह में इन्वेस्ट किया हो या रियल एस्टेट में, तो आपको मालूम है कि पैसा तो आप उसको टाइम टू टाइम देते जा रहे हो उसको, लेकिन उसका राइट जो इन द प्रॉपर्टी है वो कब ट्रांसफर होगा? अगर सेल उसी पॉइंट पे करनी है बुक, तो इसका मतलब है वो तो जब उसको घर की चाबी दे दी जाएगी तब उसके बाद ही वो राइट ट्रांसफर होगा. तो सारी सेल उस साल बुक होगी. तो इसका मतलब है इतने सालों तक तो आप एकदम लॉसेस में रहे और सडनली एक साल में, क्योंकि बिल्डिंग पूरी एक ही साथ बनकर तैयार होगी ना, ऐसा थोड़ी कि 2 घर आज बन गए 2 कल पर 2, ऐसे तो होगा नहीं. तो तब आपको एकदम सेल बूम कर जाएगी आपकी. इस वजह से आपके ये कंस्ट्रक्शन लॉन्ग रन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक एक्सेप्शन होता है कि जैसे जैसे पार्शियल कंप्लीशन होता जाए वैसे वैसे आप अपने जो जितना भी आपने कलेक्शन किया हुआ है उसको आप सेल में बुक करते चलते हैं. तो सारा लोड एक ही साल पे नहीं आता, इट गेट्स स्कैटर्ड इनटू मल्टीपल ईयर्स. ठीक है, ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन. अदरवाइज अगर ये हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज हटा दें तो जब आपका राइट इन द गुड्स पासेस टू द बायर, ओनली देन यू आर इन द पोजीशन टू बुक योर रेवेन्यू. वंस यू हैव बुक द रेवेन्यू, फिर मैचिंग प्रिंसिपल पे चले जाइए, उससे मैच करते हुए एक्सपेंसेस उठा लीजिए, हो गए काम खत्म. नेक्स्ट आता है हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव या डिफरेंट एविडेंस कॉन्सेप्ट. ठीक है जी. दिस कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री ऑफ पर्सनल बायसनेस. ठीक है, मतलब कि जो भी चीज है फ्री ऑफ पर्सनल बायसनेस, अरे भाई दिया, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने खर्चा किया, आप लिखिए अकाउंट में चढ़ाइए, अरे मैं जब कह रहा हूं क्या बात करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं. देयर शुड बी प्रॉपर एविडेंस. एविडेंस कैन बी
वेरीफाइबल एविडेंसेस आर कैश मेमो, बिल, परचेज इनवॉइस, ये सारे के सारे। ये जो हमने मिसेस शर्मा स्टोर वाली स्टोरी पढ़ी थी उसमें भी हमने वाउचर वर्ड पढ़ा था कि वाउचर्स आर द बेसिक फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पर अकाउंट्स में एंट्री डलती है। तो अगर आपने वो वाउचर प्रेजेंट कर दिया, इट कैन बी अ कैश मेमो, बिल, व्हाटएवर, तो आपकी चीज पूरी पर्सनल बायस से हट गई कि मैंने कहाँ खर्चा किया है, मैंने से हट जाएगा और आपके पास में वेरीफाइबल एविडेंस आ जाएगा। तो अकाउंट्स में जो भी एंट्री होती है वो किसी न किसी वेरीफाइबल एविडेंस के बेसिस पर ही एंट्री होती है। With this, we are at the end. We have actually ended our discussion on accounting principles. एक बार हम फिर से इस शीट को रिवाइज करते हैं जिसमें सारे assumptions और सारे के सारे कन्वेंशंस एक साथ लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट, इनका दूसरा नाम assumption भी होता है। 3 assumptions है। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, उसके बाद है कंसिस्टेंसी और है अक्रूवल। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी रादर, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, इसका दूसरा नाम प्रूडेंस भी है, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, डुअल और डुअलिटी भी बोलते हैं इसको, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव और इसको एविडेंस भी बोलते हैं। ये हो गए सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस।